हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है युक्ति आइस पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस रिमाइंडर का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे इससे कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं और किस पॉइंट से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है वो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, और किस कंपनी की स्थापना और उसका नाम और उसका उसका प्रथम फैक्ट्री भारत में कब स्थापित किया गया था। तो पहला पुर्तगाली 1498, अंग्रेज 1600 ईस्वी, डच कंपनी 1602 ईस्वी, डेनिश कंपनी 1616 ईस्वी, एंड फ्रांसीसी 1664, स्वीडिश 1701। सबसे लास्ट में स्वीडिश आया था, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, कंपनी के कुछ नाम देख लेते हैं। तो पुर्तगाली कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। ठीक है, अंग्रेज का नाम था द ईस्ट इंडीज कंपनी। इसका नाम कुछ बड़ा है, लेकिन यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। ईस्ट इंडीज कंपनी रहेगा तो आप पेपर देख सकते हैं। ठीक है, हॉलैंड या फिर डच, उसका उस कंपनी का नाम द वॉक है। ठीक है, द वॉक कंपनी याद रखना है इसको। उसके बाद फिर डेनिश डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रांसीसी, इसका नाम क्या है? तो द इंडिस ओरिएंटिस। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी और डच, थोड़ा सा नाम अजीब है, उसको ध्यान में रखना है। एंड स्वीडिश कंपनी भारत के बाहर इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए क्वेश्चन पूछता नहीं है, कहीं दिया भी नहीं रहता है इसके बारे में। ठीक है, तो प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो पुर्तगाली का प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था 1503 में कोचीन में। अंग्रेज की स्थापना हुई थी आपका सूरत में। 1608 में भी कोशिश किया गया था करने का, लेकिन जहांगीर द्वारा जो अनुमति था उसको वापस ले लिया गया था, जिस कारण कंपनी स्थापित नहीं हो पाई थी। एंड इसके बाद हुआ था आपका मछलीपट्टनम में, जो कि अस्थायी कंपनी थी। तो प्रथम कंपनी जब पूछेगा तो सूरत ही होगा। तो 12 या 13 इसका आंसर देता है, 1612 1613 इसमें। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1605 में मछलीपट्टनम में की जाती है, जो कि तटीय क्षेत्रों में था, जहाँ पे वो आए थे वो लोग, वहां पर तटीय क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद आपका डेनिश डेनिश की स्थापना ट्रांकेबर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, 1620 ईस्वी में किया गया था। एंड फ्रांसीसी फ्रांसीसी की स्थापना 1668 ईस्वी में किया गया था, सूरत में किया गया था प्रथम मोटी। ठीक है, अब हम लोग इसका एक ट्रिक देख लेते हैं कि पुत्र अडा डेर फंसा। पुत्र मतलब कि पुर्तगाली, अ मतलब कि अंग्रेज, ड मतलब कि डच। ठीक है, एंड डेर मतलब कि डेनिश। ठीक है, और फसा फसा मतलब फ से फ्रांसीसी और सा से स्वीडिश। को थोड़ा सा बस ध्यान रखने के लिए एक तरह से दिया गया है, बाकी किसी तरह याद रखना है। देन पुर्तगाली, तो प्रथम पुर्तगाली जो था वो वास्को डी गामा भारत में आया था। भारत में तटीय मार्ग की खोज इसी ने किया था। 17 मई 1498, कहीं कहीं 20 मई भी दिया रहता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कपक डाबू द्वीप, इसका नाम था कपक डाबू द्वीप। ये नया फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना है। और कहाँ पे है? तो कालीकट बंदरगाह केरल में है। इसका स्वागत किया था वहां के स्थानीय राजा का नाम था जमोरिन। ठीक है, और जब भारत की समुद्री मार्ग की खोज में जब निकला था वास्को डी गामा, तो उसका पथ प्रदर्शक कौन था? उसका नाम था अब्दुल मजीद। ये भी ध्यान में रखना है। अब दूसरा पुर्तगाली कौन आया था? तो पेट्रो अल्ब्रेज कैम्ब्रे, जो कि 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया था। वास्को डी गामा फिर आया था तो 1502 ईस्वी में, यानी कि 4 साल बाद इसके आया था आपका वास्को डी गामा, दोबारा भारत आया था। अब पुर्तगाली कुछ गवर्नर आते हैं, वो कुछ चेंजेस करते हैं। तो पुर्तगाली गवर्नर फर्स्ट कौन था? जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 में भारत आए। 9 तक भारत में शासन किया, 4 साल तक बेसिकली। ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, और ये एक बहुत अच्छा नीति लाया। उसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ये एक नीति ऐसा था जो कि हिंद महासागर में व्यापार करने की टैक्स वसूली करता था। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम था शांत तर्क नीति। अगर आपको शांतिपूर्वक व्यापार करना है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। देन उसके बाद आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था। उसका शासनकाल 1505 से लेकर 1515 तक था। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक इसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये गोवा के शासक आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था, इस कारण इसको मानते हैं। इन गोवा में प्रथम चर्च की स्थापना 1515 ईस्वी में किया था। इन सती प्रथा पर प्रतिबंध भी लगाया था 1515 ईस्वी में ही। मतलब प्रयास तो इसी तरह किया जाता है, लेकिन पूर्णतः 1829 में किया जाता है राजा राम मोहन राय के प्रयास से, बेंटिक के द्वारा। ठीक है, लेकिन अपने क्षेत्र में प्रयास किया था बंद करने का। देन नानोडी कुन्हा, इसका कार्यकाल 1529 से लेकर 38 के बीच में हुआ था। इसमें 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि इसने राजधानी जो था पुर्तगाली का, वो कोचीन से गोवा में स्थानांतरित कर दिया था, और पुर्तगालियों का औपचारिक राजधानी जो था वो गोवा में ही हो गया था। ठीक है, इसने कृष्णा बेसिन और द्वीप पे अपना अधिकार किया था, इसको ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो पुर्तगाली ने सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया जो था, इसका कंपनी का नाम भी हम लोग यहाँ पे देख चुके थे। तो वही अपने साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम रखा था।
ठीक है। उसके बाद फिर कार्टेज अल्मेडा पद्धति, जो कि एक टेस्ट सिस्टम की व्यवस्था थी, उसको बोलते थे कार्टेज अल्मेडा पद्धति, जो पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था, ये ध्यान में रखना है। और गोथिक वास्तुकला, तंबाकू, आलू, ये सब की शुरुआत पुर्तगाली ने ही भारत में किया था। और पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में, और सबसे अंत में जो कौन जाते हैं तो पुर्तगाली ही जाते हैं 1961 में। ठीक है। उसके बाद भारत में समुद्री मार्ग की खोज के तहत सबसे पहले वो तटीय क्षेत्र में आते हैं, कालीकट जो कि केरल में पड़ता है, और वहीं पे कपक डाबूर द्वीप जहाँ पे उतरता है। ठीक है। और जो यात्रा अपना शुरू है वो 1797 ईस्वी में करता है वास्को डी गामा, और भारत से वापसी कब करता है तो 1499, यानी कि 2 साल तक यहाँ पे वो कुछ रिसर्च वगैरह अपना करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डच कंपनी। डच को हॉलैंड भी कहते हैं, और डच संसद के द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अनुमति दी गई थी। और कार्नेलियल हाउटमैन पहला डच यात्री था जो भारत में सुमात्रा पहुंचा था, और बांटम के राजा थे। उनसे संधि किया था कि हम यहाँ व्यापार करें कि नहीं, तो इनके द्वारा इसको अनुमति दी गई थी। एंड डच नौसेना के नायक का नाम था बादर हेग, तो ध्यान में रखना है बादर हेग। उसने मछलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री डच फैक्ट्री 1605 में स्थापित करा था। ठीक है। और कंपनी का संचालन जो था वो 17 सदस्य की एक टीम यानी बोर्ड था, उसके द्वारा किया जाता था। औरंगजेब ने 3.5% वार्षिक चुंगी पर बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में व्यापार करने का इसको डचों को अधिकार दिया था। ठीक है। देन हम लोग देखते हैं कि डच फैक्टर के प्रमुख को क्या बोलते थे, फैक्टर। ये एक मतलब फैक्ट पॉइंट है, एग्जाम में पूछता है कभी कभी, और जिन्हें व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है। अब देखिए डच का एक खासियत क्या था कि जो पुर्तगाली थे वो मतलब मसालों पर ध्यान देते थे, मसालों से अपना मुनाफा कमाते थे भारत से। लेकिन डच जो था वो कपड़ों के निर्यात को प्रमुखता दिया था। उस टाइम सूती वस्त्र बहुत ही फेमस थे भारत में, तो वो कपड़ों के को विश्व स्तर पहचान दिलाया था कौन, तो डच। ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद डच का पूरी तरह भारत में सफाया कैसे होता है, तो ये एक युद्ध है बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 में होता है। ये युद्ध निर्णायक साबित होता है, और इसमें डच पूर्णतः पराजित हो जाते हैं, अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। अब देखते हैं अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूर्णतः भारत में हो जाती है। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो क्या होता है कि वहाँ की महारानी, उनका नाम था एलिजाबेथ, जिन्होंने इसको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान करते हैं, जो कि यूके से, ब्रिटेन से भारत पूर्व साइड में पड़ता है, इसलिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार देती हैं। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का दूत बन के जहांगीर के दरबार में आता है। ठीक है। जहांगीर इसे इतना प्रभावित होता है, इसको इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान करता है, और 4 सबका मनसब भी देता है। 1611 में क्या होता है कि कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों की जहाज बेड़ों को परास्त किया, यानी कि जो अंग्रेज थे वो अपना शुरू कर देते हैं, पुर्तगालियों को हराने का मुहिम चालू कर देते, ताकि उनका एकाधिकार वर्चस्व भारत में स्थापित हो सके। 1632 ईस्वी में क्या होता है कि उनको सुनहरा और फरमान मतलब इसको बोलते हैं गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा मिल जाता है, तो व्यापार करने में उनको आसानी हो जाती है। 1639 में क्या होता है कि फ्रांसिस डे एक अंग्रेज होता है, जो कि चंद्रगिरी के दरबार से मद्रास को पट्टे पर खरीद लेता है, और उसके बाद वहां पे सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना करता है, जो कि चर्च होता है, उसकी स्थापना करता है। 1661 में क्या होता है कि पुर्तगाली की महारानी थी, राजकुमारी थी, उसका नाम था आपका कैथरीन ब्रेकेंजा। ठीक है, इनका पूरा नाम था। उनका विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से हो जाता है। ठीक है। और उनको जो है पुर्तगालियों के द्वारा बम्बई को दहेज स्वरूप में दे रहा था, मतलब बम्बई भारत का है, और दहेज कौन दे रहा है, तो पुर्तगाली दे रहा है अंग्रेज को, जो कि पुर्तगाली का उस टाइम इस पे कब्जा हुआ करता था। ठीक है। अब जब राजा को मिल जाता है ये चीज, तो 1668 ईस्वी में क्या होता है कि चार्ल्स द्वितीय ने इसको 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बोला कि 10 पाउंड हमको वार्षिक रूप में देना है, और वो कंपनी को सौंप देता है इसको। एक बंगाल के सूबेदार हुआ करता, उसका नाम था अजीम उस्सान। तो 1698 में ये क्या करते हैं कि अंग्रेज को 3 गांव यानी कि सुल्तानाती, कालीकत्ता और गोविंदपुर, तीनों को मर्ज कर देते हैं, और कलकत्ता की इस पे स्थापना की जाती है जॉब चुर्नौक के द्वारा। और वहां का पहला प्रेसिडेंट कौन होता है, तो सर चार्ल्स आयर कोलकाता का पहला प्रेसिडेंट बनता है। और 1700 ईस्वी में कोलकाता को पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित कर दिया जाता है। और ये जो था वो 1774 से 1911 तक ये ब्रिटिश भारत की राजधानी होती है। 1911 में घोषणा के बाद 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी पूर्णतः बना दिया जाता है। उसके बाद फिर एक किस्सा होता है सर जॉन चाइल्ड, जिसको अंग्रेज ने भारत से निष्कासित कर दिया था। क्या कर रहा था कि हुगली, वहां हुगली एक जगह है,
पश्चिम बंगाल में ही। तो वहां पे बहुत ही लूटपाट मचाता है ये सर जॉन चाइल्ड अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो उसमें उसके कारण जो था अंग्रेज बहुत उससे नाराज हो जाता है और उसको भारत से निष्कासित कर देता है। उसके बाद फिर अंग्रेजों के द्वारा रिक्वेस्ट करने पे 17,000 पाउंड लेकर फिर इसको क्षमा करता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मुगल बादशाह जो था वो अंग्रेजों को पूर्णतः भारत से निष्कासित कर दिया था। उसका नाम है औरंगजेब। इसमें दो मिशन पूछता है, एक मिशन नॉरिस मिशन, दूसरा है आपका जॉन सरमन मिशन। तो नॉरिस मिशन क्या था कि विलियम द्वितीय द्वारा कंपनी स्थापित किया गया था, उसका नाम था नॉरिस मिशन। और जॉन सरमन मिशन क्या था कि जॉन सरमन की अध्यक्षता में औरंगजेब से बंगाल में सिक्की ढालने का, व्यापार करने का, टैक्स छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से बेसिकली ये मिशन शुरू किया गया था। दो मिशन हम लोग देख लिए। आप देखते हैं डेनिश कंपनी। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक दो पॉइंट देख लेना है कि ये अंग्रेजों के बाद आते हैं। 16 में भारत आते हैं और 1620 में तंजौर के ट्रांकोवर में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित करते हैं और दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित करते हैं। और 1745 में क्या करते हैं कि सभी फैक्ट्रियों को ब्रिटिश को बेच देते हैं और भारत से डेनिश कंपनी वापस अपना देश में चला जाता है। अब हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी क्या है। तो उस टाइम फ्रांस में लुई 14वां का कार्यकाल था, उसका मंत्री कोलबर्ट था, उसके द्वारा पहल शुरू की जाती है। और भारत में फ्रांसीसी की पहली फैक्ट्री 1668 में फ्रेंको कैरो के नेतृत्व में स्थापित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद रिजवी की संधि की जाती है फ्रांसीसी और डचों के बीच। और डचों के से क्या करता है कि फ्रांसीसी जो है वो पांडिचेरी प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो डच यहाँ से भी पूरी तरह से भी दखल हो जाता है। और फ्रांसीसी के द्वारा 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार और 39 में कारिकल को जीत लिया जाता है फ्रांसीसियों के द्वारा। लेकिन इसके बाद क्या कि अंग्रेजों के साथ इसका संघर्ष बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज अपने आप को स्थापित करना चाह रहे थे। उसके लिए आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। और उसी के बीच में बांडीवास की लड़ाई होती है जो कि निर्णायक साबित होती है। फ्रांसीसी पूर्णतः पराजित और वर्चस्व की समाप्ति हो जाती है, वही अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कि तीन फ्रांसीसी युद्ध क्या क्या था। इसको आंग्ल कर्नाटक वार के नाम से भी जानते हैं, फिर आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच में किया गया था। इसमें एक संधि होती है, एला सापेल की संधि, और इसमें इसका परिणाम क्या रहता है? तो फ्रांसीसी में विजय हो जाते हैं। वहां के स्थानीय नेताओं के द्वारा फ्रांसीसी को सहायता मिलता है, इस कारण फ्रांसीसी जीत जाता है। लेकिन दूसरा युद्ध जब होता है, जो पांडिचेरी की संधि होती है, जिसमें अंग्रेजों का प्रभाव थोड़ा बढ़ता है, लेकिन युद्ध बराबरी की स्थिति में ही रहता है, कोई जीता हारता नहीं है इसमें। लेकिन जब तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है, उस टाइम क्या होता है, बांडीवास की युद्ध पहले में चल रहा होता है। उस युद्ध में अंग्रेज जो है वो फ्रांसीसी को पूर्णतः परास्त कर देते हैं। पेरिस संधि होती है, बहुत सारी संधियां जो होती है अंग्रेजों के पक्ष में होती है। और इसका एक ट्रिक है ध्यान रखने का। तो एला सापेल, पांडिचेरी और पेरिस। तो इसका ए से एला सापेल, पा से पांडिचेरी और पे से पेरिस, यानी कि ए पापे। ट्रिक ध्यान में रखना है तो याद। अब कुछ पीआईक्यू देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो हम लोग देखे थे, इसका आंसर अल्मीडा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि जो खोज करता थे उनके बारे में पूछा है, किस देश से बिलोंग करते थे। ये 69th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो पूछा गया कि किस देश से थे, ये नहीं पूछा गया किसको खोजा था। कोलंबस तो खोजा था अमेरिका का, लेकिन ये था किस देश का, ठीक है। तो ये था इटली का था, ठीक है। जेम्स कार्टियर कहाँ का था? तो फ्रांस का था। देन फ्रांसिस ड्रेक कहाँ था? तो ये यूनाइटेड किंगडम का था। और फर्डिनेंड मैगन पुर्तगाल का था, ठीक है। इसे हो जाएगा मैचिंग। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? समुद्री डकैती करने के लिए उसका नाम था आपका पुर्तगाली। हम लोग पढ़े भी हैं ऊपर में। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी थी? तो 12 या 13 दोनों का ही दे सकता है। तो ये सूरत में स्थापित हुआ था इसका, ठीक है। अब निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण पूछे? कारण तो बहुत सारे थे, उत्तराधिकार की युद्ध, लेकिन ये तत्कालिक कारण जब पूछेगा तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों का जहाज को अधिग्रहण, इसका जहाज को हाईटेक कर लिया था अंग्रेजों के द्वारा, ताकि उसका वर्चस्व स्थापित किया जा सके भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष भारत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था? पटना में, बिहार। ये क्वेश्चन बिहार में भी पढ़ना है हम लोग को, बिहार स्पेशल में। और ये क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट भी है, हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है।
तो 1632 में कंपनी की स्थापित की गई थी। एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो 1632 में। ठीक है। उस क्षेत्र की पहचान कर जहाँ पर यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सूरा और अफीम मिलता है, तो वैसे बिहार में उस टाइम सूरा अफीम का बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्रधानता थी। देन देखते हैं अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में बहुत अफीम अच्छी मात्रा में होती थी, इसलिए वो बिहार प्रसिद्ध होता था उस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय, नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।